पहले आपको वोटों के वास्ते मजहब का वास्ता देने वाले एक मौलाना से मिलवाएंगे, जिनका नाम है मौलाना सज्जाद नौमानी। इन्होंने महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि जो बीजेपी को वोट दे उसका हुक्का पानी बंद होना चाहिए। इस पर सत्ता की सियासी चिंगारियों वाली कुंजी खोलेंगे। फिर लापरवाही की उस आग की बात करेंगे जिसने झांसी में 10 मासूम बच्चों की सांसें छीन ली। लेकिन अब ये पता चला है कि जिस शिशु वार्ड में यह अग्निकांड हुआ वहां ना तो फायर अलार्म बजा, ना फायर सेफ्टी के दूसरे उपकरण ने काम किया। इसके बाद सनातन बोर्ड की मांग पर दिल्ली में हुई धर्म संसद की खबर है। इसे बुलाने वाले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है, समय की मजबूरी है, सनातन बोर्ड जरूरी है। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव से पहले इस बोर्ड की मांग क्यों हो रही है, इस पर हमने एक कुंजी तैयार की है। आज महाराष्ट्र के रण में फिर से पीएम मोदी और राहुल गांधी आमने सामने थे। पीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि एक हैं तो सेफ हैं नारे को जन जन तक पहुंचाना है। वहीं राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम पर संविधान को लेकर बड़ा हमला किया। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे के जवाब में नया नारा दिया है। झारखंड के जामताड़ा में खड़गे ने कहा कि बीजेपी कहती है बट गए तो कट गए, लेकिन मैं कहता हूं डर गए तो मर गए। प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों के दौरे पर आज दिल्ली से रवाना हो गए। 5 दिनों के इस दौरे में पीएम मोदी नाइजीरिया, ब्राजील और गुआना जाएंगे। पीएम मोदी 18 और 19 नवंबर को ब्राजील में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे। और दुनिया के 58 वर्ष के महान मुक्केबाज माइक टायसन 19 साल के बाद आज रिंग में उतरे। उनका मैच 31 साल छोटे 27 साल के बॉक्सर जैक पॉल से हुआ। हालांकि वो ये मैच हार गए। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स पर हुई, लेकिन इतने ज्यादा यूजर्स आए कि सर्विस 6 घंटे ठप हो गई। सप्ताह की शुरुआत आज राजनीतिक खबरों से करते हैं, जिसमें वीकेंड वाली सुस्ती की जगह आखिरी ओवर वाला रोमांच है और ऐसे ऐसे शब्द बाण है जिससे राजनीतिक विरोधियों को गहरे जख्म दिए जा रहे हैं। वोटरों को अपने अपने पक्ष में एकजुट करने और बंटवारे से बचाने के लिए नेताओं के साथ मजहबी मौलाना भी तीखे और गोलबंद करने वाले बयान दे रहे हैं, जिस पर राजनीतिक सर्कल में काफी प्रतिक्रियाएं हैं। इस लिस्ट में आज टॉप पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नौमानी हैं। मौलाना नौमानी खुलेआम बीजेपी को हराने और इंडिया गठबंधन के पक्ष में मुसलमानों को गोलबंद करने की राजनीतिक कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मजहबी एंगल की मात्रा भी काफी ज्यादा है। हमने बांटने और एकजुट करने का दावा करने वाले इन्हीं बयानों पर सत्ता की कुंजी तैयार की है। लेकिन पहले मौलाना नौमानी के 3 सबसे तीखे बयान देखते हैं, जिसमें पहले नंबर पर कहा गया है कि बीजेपी का साथ देने वालों का बॉयकॉट करो। दूसरे नंबर पर यह दावा है कि महाराष्ट्र झारखंड हारे तो दिल्ली से भी हटा देंगे। और तीसरी बड़ी बात में उन्होंने उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और नाना पटोले की तारीफ की है। एक बार पहले तीनों बयान सुनते हैं, फिर इसे आगे ले जाएंगे। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकज़ी हुकूमत है। ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं सिपह शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नानाजी पटोले। मौलाना सज्जाद नौमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं। AIMPLB भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है। ऐसी स्थिति में नौमानी के इस बयान पर बीजेपी लाल हो गई है। चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की गई है। बीजेपी के लिए इस बयान को इसलिए भी मुद्दा बनाना लाभप्रद है क्योंकि अब चुनाव प्रचार के लिए मात्र 48 घंटे का वक्त है और आखिरी दौर में ऐसे बयान MVA को फायदा पहुंचाने की जगह बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस मौलाना नौमानी से ज्यादा कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं।
आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को इस बात का डर है कि ऐसी अपील से नुकसान हो सकता है, इसीलिए वो कह रही है कि धर्म के आधार पर वो इस अपील का समर्थन नहीं करते हैं। जबकि सज्जाद नौमानी अब सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये उनका निजी बयान है। AIMPLB का इससे कोई लेना देना नहीं है। किस प्रकार की राजनीति चल रही है? राजनीति में पोलराइजेशन के लिए इस स्तर पर जाना हमने इससे पहले नहीं देखा। कांग्रेस और उसके जो दल है, ये हार की बौखलाहट के कारण इस प्रकार से समाज को, देश को तोड़ने वाले विचारों को आगे लाने की कोशिश करता है। I don't support any appeal to voters to support one party or the other on the basis of religion. We are opposing the BJP on that ground. We will oppose any other speaker who asks for support on the basis of religion. मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, कर रहा हूँ, अपनी ज़ाती हैसियत और कैपेसिटी से कह रहा हूँ और कर रहा हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से तो उसका कोई दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं। मैं ये भी वजाहत करता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इलेक्टोरल सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। भाषण करते हैं, मुस्लिम संप्रदाय में वीडियो बनाकर यूट्यूब में वायरल करते हैं। उनके भाषण के एक ही है उद्देश्य कि भैया वोट दिया। जो राहुल गांधी, जो शरद पवार, उद्धव ठाकरे करते हैं, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार नहीं आनी चाहिए। RSS वाले भी तो फतवे निकालते हैं, उनको क्यों नहीं बोलते आप लोग? अगर मुस्लिम धर्मगुरु अगर निकालते हैं तो तकलीफ है, और RSS वाले निकालते हैं तो वो लोग घूमते हैं। तो वैसे राजनीतिक रूप से ऐसे ज्वलंतशील बयान सिर्फ मौलाना नौमानी की तरफ से ही नहीं आए हैं, बल्कि कई और नेता भड़काऊ बयान से वोटों की फसल को काटना चाहते हैं, जिसमें AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। और तो और मौलाना अरशद मदनी के भतीजे ने, मौलाना सैयद हसन मदनी ने भी मुसलमानों से अपील की है कि वो एकजुट होकर बाहर निकलें। इस सब के बीच TV9 से खास बातचीत में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने BJP पर पावर जिहाद करने का आरोप लगाया है, जबकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कह रहे हैं कि हमारा मुद्दा विकास है। पूछा क्या अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हो तो उम्मत क्या करे? फरमाया कि अगर उम्मत आवाज न उठाए, कुछ न करे, तो इससे बेहतर है कि उम्मत बढ़ जाए, खत्म हो जाए, दुनिया से उसका वजूद बाकी न रहे। अल्लाह के नबी के ऊपर गुस्ताखियां है और मुसलमान जिंदा रहे, खाता रहे, पीता रहे और अपने कारोबार के अंदर लगा रहे। डूब बनने का मकाम है उसमें। बताना होगा कि हम मरे नहीं हैं, जिंदा है अभी। हमारे आका के ऊपर अगर उंगली उठाओगे, हम इसको किसी कीमत पर भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। एक है तो सेफ है, मैं कह रहा हूं। बरेलवी है, देवबंदी है, शिया है, मैमन है, खोजा है, जमाते इस्लामी के हो या अहले हदीसी हो या तबलीगी हो, कोई भी हो, एक हो तो सेफ हो। आप लोग उनको वोट मारने वाले को वोट जिहाद करते हैं। तो मुझे एक सवाल करना है, नवाब मलिक के प्रकरण में जो महायुति के कैंडिडेट बने हुए हैं, जब हमारे साथ वो महाविकास आघाड़ी में मंत्री थे, तब दाऊद के साथ उनके फाइनेंशियल संबंध आप लोगों ने दिखाया बीजेपी वालों ने, और उनको एक साल 17 महीने की सजा इन लोगों ने दी, और आज वो महायुति का ये है कैंडिडेट है। तो मेरा सवाल ऐसा है, तो क्या पावर जिहाद कर रही है बीजेपी? दाऊद भी कल चलेगा इनको महाराष्ट्र में। आपकी पार्टी में बट गए हैं लोग, ऐसा लगता है बटेंगे तो कटेंगे, पर आपकी पार्टी में भी कुछ नेताओं ने कह दिया कि नहीं, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। तो क्या इसका मैसेज सही जाता है? मेरा जो खुद का समझ है, ये हमने बटना नहीं चाहिए, ने जात पंथ धर्म भाषा सेक्स, इसको छोड़कर हमने एक होना चाहिए, और हम भारतीय हैं और हमने एक रहना चाहिए, उसका मैसेज। मुझे लगता है चुनाव का विषय जो है
वो महाराष्ट्र के हमारे अलायंस की सरकार की जो परफॉर्मेंस है वो चुनाव का विषय है। सत्ता में अब खबर झांसी में 10 मासूमों के लाक्षागृह की, यानी वो मेडिकल कॉलेज जिसमें वो जिंदा जल गए। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बोझ वो है जब एक पिता अपने बच्चे के शव को अपने हाथों में उठाए या फिर उसे कंधा दे। दुनिया का सबसे बड़ा दुख वो है जब माता पिता अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को बेजान देखें। आज इस दुख को यूपी में रहने वाले 10 परिवार महसूस कर रहे हैं और ये सोचकर उनका कलेजा फटा जा रहा है कि उनके बच्चों को बचाया जा सकता था। झांसी के मेडिकल कॉलेज में कल रात उस शिशु वार्ड में रखे ऑक्सीजन कंटेनर से शॉर्ट सर्किट में आग लगी जिसमें 54 बच्चे भर्ती थे। आग बहुत तेजी से फैली। लोगों ने खिड़की तोड़कर 40 से ज्यादा बच्चों को बचा लिया, लेकिन 10 बच्चे जिंदा झुलस गए और उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक देर रात ही स्पॉट पर पहुंच गए। बच्चों के परिवार वालों से बात की, लेकिन इसमें अस्पताल की बड़ी लापरवाही अब सामने आ रही है। जांच में पता चला है कि जब शिशु वार्ड में आग लगी तो न फायर अलार्म बजा, न ही वाटर स्प्रिंकलर खुले। अस्पताल में लगे फायर सेफ्टी उपकरण मुसीबत के समय में काम नहीं कर रहे थे। जब लोगों ने आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर उठाए तो पता चला कि वो 2020 में ही एक्सपायर हो चुके हैं। जब स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स का स्टाफ आग लगने के बाद बच्चों को बचाने की बजाय वहां से भागने लगा। वहां मौजूद स्थानीय लोगों का दावा है कि ये आग बुझाई जा सकती थी, लेकिन स्टाफ ने किसी को अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि अस्पताल के पास सड़क पर रेत का ढेर था, जिससे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को स्पॉट पर पहुंचने में देरी हुई। और जिस अस्पताल में ये घटना हुई फरवरी में ही उसका सेफ्टी ऑडिट हुआ था, तो क्या तब ये जांच नहीं की गई थी? वैसे सरकार ने हादसे पर 3 तरह की जांच के आदेश दे दिए हैं। मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि घायलों के इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी, लेकिन लोगों के मन में अस्पताल की लापरवाही पर बहुत गुस्सा है। इस वक्त एक ऐसे अभागे पिता हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपनी 2 जुड़वा बच्चियों की इस दावानल ने आग में जान ले ली है। शायद आज 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए। दोनों जुड़वा बच्चियां थी? जी सर। क्या कि हम लोगों ने खिड़की तोड़ी और हम लोग अंदर गए तो हम आप देख सकते हो अंदर जितने बच्चे थे तो हम लोगों ने बाहर निकाल लिया और जहाँ आग ज्यादा फैली थी वहाँ नहीं जा पाए, जहाँ हमारे बच्चे थे वहाँ नहीं जा पाए। आपने खुद भी बच्चों को बाहर निकाला? हाँ निकाला हमने। अपने बच्चों को नहीं निकाल पाए? नहीं निकाल पाए। वो क्या अंदर वाले आईसीयू में थे? आईसीयू में थे तो वहाँ बहुत तेज आग लगी थी। बच्चे आज दिखाए उनने कोई शायद 7 बजे 7 साढ़े 7 नहीं रात में दिखाए थे, लेकिन समझ में नहीं आया कि हमारे हैं कि पता नहीं कौन था। फिर अब बताया उन्होंने कि दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। हाँ। दोनों जुड़वा बहनें थी। जी जी। बहुत तेज आग बढ़ गई थी जी। सब भगदौड़ मचने लगी तो हम भी अंदर गए। कुछ बच्चे निकाल के भी लाए बाहर। अच्छा। तो भैया नहीं मिला, उसका भी पता भी नहीं है। कोई पता नहीं? किसी प्रशासन ने कुछ बताया आपको? बताया है, कह रहे कि कुछ बच्चे बाहर चले गए, वो वापस आ रहे, पुलिस के जरिए लेके आ रहे हैं। हम 10 बजे रात से परेशान हैं बच्चा के देख कि गुम गया कि है कि नहीं है, हमको जाने नहीं दे रहे थे देखने के लिए। बच्चे का तभी नाम भी नहीं रखा था उनका। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वजह है कि इनका जो बच्चा था, इनका जो पोता था, वो भर्ती हुआ था NICU डिपार्टमेंट में, लेकिन जिस वक्त आग लगी उसके बाद से उसका कोई भी पता नहीं चल रहा है। झांसी के मेडिकल कॉलेज में 10 बच्चों की मौत ने पूरे देश को हिला दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर पोस्ट किया। हृदय विदारक झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुआ हादसा मन को व्यथित करने वाला है। जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खो दिया है, उनके प्रति गहरी शोक संवेदनाएं। इसके अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी दुख जाहिर करते हुए लिखा है,
यूपी में ऐसी दुखद घटनाएं सरकार और प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर सवाल है। इस दुखद घटना की तुरंत जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन यूपी में इस घटना के बाद राजनीति का तापमान भी थोड़ा बढ़ गया है। इस पर भी एक न्यूज रील हमने आपके लिए बनाई है। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। काश आदित्यनाथ जी की आंखें अब तो खुल जाएं। बांटेंगे, काटेंगे, लूटेंगे, पीटेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। अब उससे ऊपर उठकर झांसी के जाकर वहां के बच्चों की सुध लें ताकि इस प्रकार के हादसे फिर ना हों। जो आग बुझाने का प्लांट लगा था वो एक्सपायरी डेट का था। है ये सब जांच का विषय। जांच न्यायिक हो, निष्पक्ष हो, इस बात के लिए हो कि आग कैसे लगी और उससे ज्यादा महत्व इस बात को दिया जाए कि दोबारा ऐसी घटना न हो। डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो घटना की तह तक जाएगी। हम घटना के कारणों की तह तक जाएंगे और घटना कैसे घटी, क्यों घटी और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उन घटनाओं को हम रोकने का काम करेंगे। झांसी में आग लगने के कारण एनआईसीयू में मेडिकल कॉलेज में जिन बच्चों की मौत हुई है वो दरअसल सरकार द्वारा होने दी गई हत्या है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री खुद जिम्मेदार हैं, उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वैसे आज एक सवाल ये भी बनता है कि हम पुराने हादसों से सबक क्यों नहीं लेते हैं और क्यों बार बार ऐसे हादसों का रिपीट टेलीकास्ट होता है। जैसे मई 2024 में दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में आग लगी और 7 बच्चों की मौत हो गई। मई 2024 में राजकोट में गेमिंग जोन में आग से 12 बच्चों समेत 24 लोगों की मौत हो गई। अगस्त 2017 में गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से 63 बच्चों ने दम तोड़ दिया। इसी तरह सितंबर 2013 में कोलकाता के सरकारी अस्पताल में लापरवाही से 30 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई और इसमें नया नाम झांसी जुड़ गया है। आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा? सत्ता में अब हम आपको उस डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी पर 2 चौंकाने वाली खबरें दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में हम न्यूज मित्रों को पहले भी सावधान कर चुके हैं। डिजिटल अरेस्ट वैसे तो एक बहुत गंभीर विषय है, लेकिन आज इस पर एक ऐसी खबर आई है जिसे देखकर आप शायद अपनी हंसी ना रोक पाएं। अब तक साइबर ठग वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के जरिए किसी को डिजिटल अरेस्ट करते थे, उनसे लाखों की ठगी करते थे और गायब हो जाते थे। लेकिन केरल के त्रिशूर में एक ठग ने बाकायदा पुलिस की वर्दी पहनकर जिस शख्स को कॉल किया वो खुद साइबर सेल का पुलिस अधिकारी निकला। त्रिशूर में इस ठग ने जब बिना जानकारी साइबर सेल से कॉल किया तो पुलिस के अधिकारी ने वीडियो कॉल पर कैमरा खराब होने का बहाना बनाते हुए उसकी सारी डिटेल ले ली और इसके बाद अपना कैमरा ऑन किया तो साइबर ठग के तोते उड़ गए। वैसे इस बार तो ये साइबर ठग अपने मिशन में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं जैसे देश में बढ़ रही हैं वो चिंताजनक है। एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच सिर्फ और सिर्फ डिजिटल अरेस्ट से देश में 120 करोड़ रुपए से अधिक का फ्रॉड हो चुका है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की रिसर्च के अनुसार डिजिटल अरेस्ट को अंजाम देने वाले अधिकतर ठग दक्षिण एशियाई देशों जैसे कंबोडिया, लाओस और म्यांमार से थे। इन 3 देशों से कुल अपराध का 46% हिस्सा ऑपरेट हुआ है। डिजिटल अरेस्ट का शिकार होने वाले पीड़ित अब तक 1776 करोड़ का नुकसान उठा चुके हैं। पीड़ितों को डिजिटल व्यापारिक ठगी 1420 करोड़ रुपए की, डिजिटली निवेश में ठगी के कारण 222 करोड़ रुपए और रोमांस और डेटिंग से संबंधित ठगी में 13 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वैसे हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों को शायद इस बात की जानकारी ना हो कि ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, तो आज हम आपको इसकी पूरी क्रोनोलॉजी बताते हैं ताकि इसका अगला शिकार आप ना हो।
इस फ्रॉड में अनजान नंबर से कोई वीडियो या फिर ऑडियो कॉल आता है। इसमें साइबर ठग खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी या फिर इनकम टैक्स का अधिकारी बताते हैं। फिर शख्स को किसी फर्जी मामले में फंसाने की बात बताई जाती है या फिर कई बार परिवार के सदस्यों के फंसने की बात कही जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि साइबर ठग उस सदस्य की एआई से तैयार की हुई आवाज को फोन पर सुनवाते हैं, जिससे सामने वाले का डर और ज्यादा बढ़ जाए। जब वीडियो कॉल किया जाता है तो उसमें बैकग्राउंड में नकली पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है। झूठे केस के नाम पर सामाजिक बदनामी और तुरंत गिरफ्तारी का डर दिखाया जाता है। फिर गिरफ्तारी से बचाने के लिए लाखों और करोड़ों रुपए की मांग होती है। कई बार कुछ मोबाइल ऐप डाउनलोड करवाए जाते हैं, ऑनलाइन फर्जी डिजिटल फॉर्म भरवाए जाते हैं, जिससे सब कुछ असली लगे। और जब सामने वाले को ये यकीन हो जाता है कि वो सही में किसी मुश्किल में फंस गया है, तो बैंक अकाउंट या नंबर पर पैसे ट्रांसफर करवाए जाते हैं। इसीलिए अब आपको इस फ्रॉड से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और ये कैसे होगा वो आप नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई फेक कॉल आए तो घबराएं नहीं। अगर इस तरह की कॉल पर आपसे कोई पैसों की मांग करता है तो तुरंत सतर्क हो जाएं। इसकी जानकारी छिपाकर ना रखें, बल्कि ये बात फौरन अपने परिवार में बताएं और इसकी सूचना पुलिस को भी दे दें। इसके अलावा अगर कोई आपको मोबाइल पर लिंक भेजता है तो उस पर क्लिक ना करें या फिर मोबाइल पर बताया गया कोई ऐप डाउनलोड ना करें। साथ ही अपनी कोई सीक्रेट और निजी जानकारी शेयर ना करें, क्योंकि एक फेक फोन कॉल से आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है और आप भी डिजिटल अरेस्ट हो सकते हैं, जिसमें हाथों में हथकड़ी नहीं होती, लेकिन ऐसा डर होता है जिससे कोई निकल नहीं पाता है। अभी हमने आपको दिखाया कैसे एक पुलिस अधिकारी डिजिटल अरेस्ट से बच गया, लेकिन यूपी में एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ठगी का शिकार हो गए हैं, जिनके साथ 25 लाख रुपए की ठगी हुई है। वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता जगदीश सिंह पाटनी के साथ धोखाधड़ी का केस सामने आया है। आरोप है 5 लोगों के एक ग्रुप ने मिलकर दिशा पाटनी के पिता से 25 लाख रुपए ठग लिए। दरअसल जगदीश सिंह पाटनी उत्तर प्रदेश के बरेली में रहते हैं और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। उनके अनुसार शिवेंद्र प्रताप सिंह नाम के शख्स से निजी तौर पर उनकी अच्छी पहचान थी और उन्होंने ही जगदीश सिंह पाटनी को दिवाकर गर्ग और आचार्य जयप्रकाश नाम के शख्स से मिलवाया था। दावों के अनुसार आरोपियों ने कहा कि यूपी सरकार में उनकी पहुंच ज्यादा है और अच्छे राजनीतिक कनेक्शन है। ठगों ने दिशा पाटनी के पिता को यूपी सरकार में किसी आयोग का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाने का झांसा दिया। इसके बदले में जगदीश सिंह पाटनी से 25 लाख रुपए की मांग की गई। उन्होंने 5 लाख रुपए कैश दिए और 20 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर किए। 25 लाख रुपए देने के 3 महीने बाद भी जब कोई काम नहीं हुआ तो जगदीश पाटनी ने आरोपियों से अपने पैसे वापस मांगे, जिसके बाद उन्हें धमकियां दी गई और फिर इसके जवाब में जगदीश पाटनी की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई। अब पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी और जबरन वसूली का मामला दर्ज किया है और कार्रवाई भी की जा रही है। सत्ता में अब बात उस विराट धर्म संसद की, जिसमें सनातन धर्म मानने वालों की कुछ मांगे हैं, राजनीति की छींटें हैं और मतभेदों के काले बादल भी हैं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में दिल्ली में आज विराट धर्म संसद बुलाई गई। इसमें कई संत शामिल हुए तो पोस्टर में कुछ बड़े संतों की तस्वीरें तो थीं, लेकिन वो आज की धर्म संसद में मौजूद नहीं थे। कौन नहीं था और क्यों नहीं था, इस पर न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की छोटी सी कुंजी हमने तैयार की है, जिसमें आपको धर्म संसद के भविष्य के एजेंडे की तस्वीर काफी साफ साफ दिख जाएगी। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि जो संत धर्म संसद में आए उन्होंने क्या कहा और धर्म संसद का एजेंडा क्या था। आज के धर्म संसद के 3 बड़े एजेंडे रहे। पहला एजेंडा, देश में शीघ्र से शीघ्र सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। दूसरा एजेंडा, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को अतिक्रमण मुक्त कर भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग खोला जाए। और तीसरा एजेंडा था, प्रसाद में जानवरों की चर्बी की मिलावट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। इन 3 मांगों में सनातन बोर्ड के गठन की मांग काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। संतों की मांग है कि संतों और धर्मावलंबियों के साथ लेकर तीर्थ स्थानों और प्राचीन मंदिरों की सुरक्षित रखा जाने का मुहिम हो। इसका प्रबंधन धर्मगुरुओं के हाथ में ही हो। आज संतों को सबसे ज्यादा बात भी इसी मुद्दे पर करनी थी, लेकिन मंच पर लगे एक पोस्टर ने सबका ध्यान खींचा। इस पोस्टर में लिखा था, बटोगे तो कटोगे सनातनियों, यानी नारे राजनीतिक दलों से लिए गए लगते हैं। इस मुद्दे पर धर्म संसद के आयोजक कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर से सवाल भी हुए।
एक बार सुनिए उन्होंने और दूसरे संतों ने इस पर क्या कहा है। इस कोई शपथ लेकर जो अपने आप को सांसद कहते हैं, जो होते भी हैं, उन्हीं से एक आशा है इसी संविधान को बचाने की कि आप हमें सनातन बोर्ड का निर्माण करके दीजिए और इस संविधान में जो लगा है ना सबको समान अधिकार, उस संविधान की सुरक्षा की। मंच से क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग? एकमात्र पूरे सनातन परंपरा के लोगों को जोड़ना, जातिवाद क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके राष्ट्र धर्म के लिए हम काम कर पाएं, सनातन वैदिक परंपरा का संरक्षण संवर्धन कर पाएं और हमारे मठ मंदिरों का प्रबंधन सरकार नहीं करेगी, हमारा सनातन बोर्ड करेगा। भाग्य है धर्म के आधार पर देश का बट जाना और 5 लाख से ऊपर मंदिरों को गवर्नमेंट ने एक्वायर करके रखा है। लाख है भाई, जग जाओ, अगर नहीं जगे तो जम्मू कश्मीर से भगा दिए गए हो, दिल्ली की झोगी झोपड़ी में यहीं रहते हैं पूज महाराज जी, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ा है। आज बांग्लादेश से मारे काटे भगाए जा रहे हो, भारत से कहाँ जाओगे? जातियों में बांटा जा रहा है, पर समझने वाला ये समझ नहीं पा रहा है कि जैसे एक घर होता है, घर में कमरे होते हैं, उसी तरह धर्म है और धर्म में जितने कमरे बने हैं वो जाति के माध्यम से बने हैं। अरे कब तक सोओगे? अभी नहीं तो कभी नहीं। अब हम नारा लगाते हैं, अरे हम बटेंगे नहीं, हम कटेंगे नहीं। आज सनातन बोर्ड यदि नहीं बनेगा तो हिंदुओं के मंदिर सुरक्षित नहीं रहेंगे, हिंदुओं की शिक्षा पद्धति सुरक्षित नहीं रहेगी। यदि सनातन बोर्ड नहीं बनेगा तो धीरे धीरे हिंदुओं को बांट करके समाप्त कर दिया जाएगा। जिन लोगों को आना था वो लोग नहीं आ पाए, अगर सब लोग आते तो और मजबूत संदेश। हाँ, बहुत मजबूत संदेश जाता। जिनको आना चाहिए था वो नहीं आए, लेकिन जो यहाँ से जो आवाज गई है, शब्द वही ब्रह्म, शब्द साक्षात ईश्वर का रूप है और ये शब्द नष्ट नहीं होगा। क्या जैसा वक्फ बोर्ड है वैसा ही सनातन बोर्ड बनाएंगे? उसकी तर्ज में ही बनाना चाहेंगे? तो क्या मठों की मंदिरों की सारी प्रॉपर्टी पे निगाहें आ गई? हम क्या मठों और मंदिरों की प्रॉपर्टी को भी इसी तरह खुर्द करने की तैयारी है जैसे वक्फ बोर्ड के अंदर हो रही है? आज के धर्म संसद में कई संत शामिल हुए। शारदा द्वारका पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी सदानंद सरस्वती जी से लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी भी धर्म संसद के मंच पर मौजूद थे। इसके अलावा अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास, डॉक्टर रामविलास वेदांती और मध्य प्रदेश के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा तो मौजूद थे, लेकिन कुछ ऐसे बड़े संत मौजूद नहीं थे जिनकी तस्वीर तो पोस्टर में थी लेकिन वो पहुंचे नहीं। इस धर्म संसद में नहीं पहुंचने वाले संतों में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी गिरी, कल्की धाम के प्रमुख आचार्य प्रमोद कृष्णम, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी, पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण, मलूक पीठाधीश्वर श्री जगत गुरु स्वामी राजेंद्र दास, स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, स्वामी दीपांकर जैसे संत सनातन एकता पर तो सहमत हैं, लेकिन वो आज की धर्म संसद से थोड़ी दूरी ही बनाकर रख रहे हैं। यानी ज्यादातर बड़े संतों ने इस धर्म संसद से दूरी बना ली और जो शामिल हुए उसमें कई तो बीजेपी में रह चुके हैं और कई बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते रहे हैं। जैसे डॉक्टर रामविलास वेदांती बीजेपी के सदस्य रहे हैं, जबकि महंत राजूदास खुले तौर पर बीजेपी का समर्थन करते हैं। वैसे तो इस धर्म संसद के लिए बीजेपी और कांग्रेस समेत 36 राजनीतिक दलों को आमंत्रण भेजा गया था, लेकिन राजनीतिक दलों ने भी इससे दूरी ही बनाई। ऐसे में कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि सनातन बोर्ड की याद महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले क्यों आई है। ऐसे तमाम मुद्दों पर हमने कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर से अलग से बातचीत की। सुनिए टीवी 9 को उन्होंने क्या कुछ कहा। जो कुछ प्रमुख नेता जो हैं, देश की सभी पार्टियों के सांसदों को, बड़े नेताओं को आप चिट्ठी भेजेंगे? जो पार्टियों के लोग हैं, बड़े बड़े पार्टियों के जो लीडर हैं, हेड हैं, जिनके सांसद सदन में हैं, उन सभी को लेटर भेज रहे हैं और आपने देखे भी हैं वो लेटर, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। प्रमुख नाम अगर जल्दी से बता सकते। मैं बता दूं आपको, मैंने खड़गे जी को भेजा है, राहुल गांधी जी को स्पेशल भेजेंगे क्योंकि वो विपक्ष के लीडर हैं, केजरीवाल जी को भेजेंगे क्योंकि वो दिल्ली के लीडर हैं, क्योंकि हम दिल्ली में कथा कर रहे हैं, और ममता बनर्जी को भी भेज रहे हैं, श्री अखिलेश यादव जी को भेज रहे हैं,
और श्री ममता मायावती बहन जी को भेज रहे हैं, शरद पवार जी को भेज रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी को भेज रहे हैं, इन सबको भेज रहे हैं। कब तक जवाब देने का है कि आप उम्मीद करेंगे कब तक इनका जवाब आ जाएगा? 23 तक कथा है, हम चाहते हैं 20 से पहले वो अपना, क्योंकि सदन भी प्रारंभ होने जा रहा है, तो जो सदन प्रारंभ हो रहा है और सदन से पहले अगर हमें उनका समर्थन मिलेगा तो हमें लगता है कि इसी सदन में ऐसा कुछ कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा जिससे सनातन बोर्ड जल्दी निर्माण हो सके। अच्छा, आपको सरकार का रुख क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? अभी मेरी किसी से बात नहीं हुई है इस विषय में। हमने पहले जनता के पास में गए कि जनता ये चाहती है कि नहीं, तो जनता चाहती है, जनता का समर्थन ये महात्मा चाहते हैं, धर्माचार्य चाह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सनातन में के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। तो जब ये लोग चाहेंगे तो सरकार तो हमें देगी। सत्ता में अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां आजकल 370 पर राजनीतिक एक्शन काफी ज्यादा है, लेकिन रियल एक्शन जम्मू कश्मीर के नौजवान दिखा रहे हैं जो सेना में भर्ती होने के लिए लंबी लंबी लाइन में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में करीब 119 आतंकी सक्रिय हैं, इनमें से अधिकांश पाकिस्तानी हैं। इस वर्ष अब तक 61 आतंकवादियों को एनकाउंटर में मार दिया गया है। इन सब के बीच युवाओं को बरगला कर आतंक के रास्ते पर भी लाने की खूब कोशिश हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर के युवा पाकिस्तान की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। आज जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर पाकिस्तान को बहुत परेशान करेगी। ये तस्वीर है डोडा जिले के बदरवा की, जहां पर हजारों की तादाद में सेना में भर्ती होने के लिए अलग अलग जिलों से यहां युवा पहुंचे। जम्मू कश्मीर के डोडा के बदरवा और पुंछ जिले के सुरनकोट में सेना के टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती चल रही है। ये वो इलाका है जहां पर हाल ही में कई आतंकी वारदातें हुई हैं। इस इलाके में अभी तक 12,000 से ज्यादा युवा भर्ती के लिए पहुंच चुके हैं। भारतीय सेना के टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती हो रही है आज, और यहाँ पर आप देखिए कि तस्वीरों में कि किस तरीके से लंबी लंबी कतारें जो है वो साफ तौर पे युवाओं की देखने को मिल रही है। हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि भारतीय सेना की सेना में हिस्सा बन सके और यहाँ देश के लिए कुछ कर सके। ये युवा हैं जम्मू कश्मीर के। 90 के दशक में डोडा, किश्तवाड़, रामबन ये ऐसे ज़िले थे जो आतंक का गढ़ माने जाते थे। हम सुबह 6 बजे से सर यहाँ पे लाइन में खड़े हुए हैं। कहाँ से आए आप? सर मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से आया हूँ, पोगलपुरिस्तान से। सपना था सेना में जाने का? सर ये तो बचपन से मेरा सपना था, मगर क्या करें, बदकिस्मती हमारी है कि हम मतलब आगे नहीं पहुँच पाते हैं। सेना में अगर जाएंगे तो क्या करेंगे? देखिए देश की रक्षा करेंगे सर, सपना सर बचपन से।